जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं हर्यक वंश के दूसरे प्रतापी शासक अजातशत्रु की, जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त करता है। जो हम बिंबिसार की बात कर रहे हैं, यानी बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करता है तो उसी के वियोग में बिंबिसार की पत्नी यानी अजातशत्रु की एक तरह से माँ बोल दें यानी महाकोसला की मृत्यु हो जाती है। वैसे तो अजातशत्रु की माँ तो चलन्ना होती है, लेकिन कौशल नरेश की जो बेटी होती है और प्रसेनजीत की जो बहन होती है महाकोसला, जो बिंबिसार के रूप में उसको देखते हैं पत्नी के रूप में, तो उसकी वियोग में मृत्यु हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि प्रसेनजीत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है, कि मेरी बहन और जीजा का तुमने हत्या कर दिया। तो इसके उपरांत तो क्या करता है कि गुस्से में आकर के और जो कौशल और जो काशी होता है उसको अपने में फिर से ले लेता है, यानी अपने क्षेत्र को जो दहेज के रूप में काशी को दिया रहता है बिंबिसार को प्रसेनजीत, और कौशल जो जीत कर बिंबिसार लिया रहता है उसको पुनः वापस ले लेता है और अजातशत्रु को फिर वहाँ पे युद्ध करके प्रसेनजीत से और कौशल और काशी को पुनः फिर से साम्राज्य मगध साम्राज्य में मिलाना पड़ता है उसको। तो एक तरह से देखा जाए तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत का युद्ध फिर एक बार होता है, जिसमें कौशल और काशी को जीत करके मगध में मिला लेता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि अजातशत्रु की बात यदि शासनकाल की बात करें तो उसका शासनकाल 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व के रूप में हम लोग देखते हैं। तो 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसमें इसका ये शासनकाल रहा। अजातशत्रु भी अपने पिता की तरह युद्ध कौशल था, युद्ध कौशल से परिपूर्ण था और युद्ध भी किया मगध को और विस्तार करने में। सबसे पहले तो प्रसेनजीत को पराजित किया और कौशल को भी अपने अंदर लिया और काशी को भी अपने अंदर कर लिया। तो यह देखकर प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच युद्ध तो हुआ, लेकिन फिर समझौता हो जाता है और प्रसेनजीत क्या करता है कि अपनी बेटी वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करा देता है। तो ये तो आ गया मगध के साथ। उसके बाद से जो लिच्छवी की बात करते हैं यानी वैशाली, वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने एक अमात्य यानी मंत्री जो वत्सकार जो नाम होता है, उससे क्या करता है कि वैशाली के जो राजा होते थे उनके अंदर मंत्रीगण में फूट डालने का नीति अपनाता है और उसके बाद से ये वहाँ पे सैनिक छावनी का भी निर्माण करता है ताकि वैशाली को बहुत अच्छे से हराया जा सके। और अंततः ये क्या करता है कि उसमें विजय प्राप्त करता है और वैशाली यानी लिच्छवी को भी अपने अंदर ये मगध साम्राज्य में मिला लेता है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अजातशत्रु की बात करते हैं। तो अजातशत्रु उस युद्ध में यानी वैशाली लिच्छवी का जो गणराज्य था उस युद्ध में इन्होंने पहली बार तोप का भी प्रयोग किया गया था, जिसमें तोप को हम महाशिलाकंटक के नाम से जानते हैं। महाशिलाकंटक इसलिए क्योंकि इसमें सील यानी पत्थर का भी प्रयोग किया गया था। आप यदि तोप का मतलब गोला फेंकने वाला समझ रहे हैं तो बिल्कुल आपको गलत हैं। वहाँ पे उस तोप से पत्थर फेंका जाता था, इसलिए उसको महाशिलाकंटक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से भाला का भी प्रयोग किया गया, फेंक कर मारा जाता था। तो उसको भी हम लोग रथ मुसला के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा, रथ मुसला और महाशिलाकंटक और रथ मुसला, ठीक है। ये तोप हुआ करता था, ये भाला हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही जैसे 8 वर्ष पूरे होते हैं तो 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद से उनके अवशेषों पे ही स्तूप का निर्माण करवाया अजातशत्रु ने राजगीर में। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इसके ही शासनकाल में उसी टाइम प्रथम बौद्ध संगीति होती है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित मीटिंग होती है जिसको बौद्ध धर्म संगीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। जो सुत्त पिटक का रचना आनंद करते हैं और विनय पिटक की रचना उपाली करते हैं। उपाली के बारे में एक बहुत कॉमन सवाल पूछा जाता है कि उपाली यानी विनय पिटक के रचनाकार उपाली किस जाति से आते थे। तो याद रखिएगा वो नाई जाति थे। ठीक है, नाई जाति से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिया हुआ है जो ये फैक्चुअल बातें हैं जो याद करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि अजातशत्रु का तो पहले शासनकाल याद रखिएगा 492 से 460 ईसा पूर्व। उसके बाद से अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा, इसलिए इसे पितृहंता के नाम से जानते हैं। उसके बाद से अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें प्रसेनजित की हार होती है और दोनों के बीच समझौता होता है। अंततः प्रसेनजित अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। ठीक है, कौशल काशी वैशाली को मगध में मिला लेने के बाद मगध का साम्राज्य और विस्तृत हो गया। अजातशत्रु अपने कूटनीतिज्ञ अमात्य मतलब मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छवियों की शक्ति पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में तोप का भी प्रयोग किया गया जिसको महाशिलाकंटक के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त भाला का भी प्रयोग किया गया जिसको हम रथ मूसला के भी नाम से जानते हैं। अजातशत्रु बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अनुयायी था। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। यहाँ पे याद रखिएगा कि अजातशत्रु जो था जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का फॉलोअर था, लेकिन बिंबिसार की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। ऐसा कहा जाता है कि जब बिंबिसार को अजातशत्रु ने अपने जेल में बंद किया तो उनकी अंतिम इच्छा अजातशत्रु ने पूछा, तो बिंबिसार ने कहा कि हमको वैसे जगह पे रखो जहाँ से हम प्रातःकाल महात्मा बुद्ध को देख सकें। तो वही विश्व शांति स्तूप वाले जो पहाड़ी हैं वहाँ से वो पीछे की ओर जो वहाँ पे अपना जेल बनाया था वहीं पे एक खिड़की छोड़ रखा था जिससे प्रातःकाल उनको देख सके। वहाँ पे उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे प्रातःकाल। महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर अजातशत्रु ने राजगीर में स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया जिसमें सुत्त पिटक विनय पिटक जैसे बौद्ध साहित्यों का संकलन किया गया। और इसमें सुत्त पिटक के रचनाकार जैसा कि बताया आनंद थे और विनय पिटक का जो रचनाकार थे उपाली थे जो नाई जाति से आते थे। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की। ऐसा कहा जाता है कि राजगीर तो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो राजगीर पहले राजधानी थी उसकी बात करें तो ये 5 ओर से घिरा हुआ था। ठीक है, 2 पूरब में था और 3 इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसका नाम पहले देख सकते हैं विपुलगिरी, ये पहाड़ी का नाम है, उदयगिरी, वैभारगिरी, उसके बाद से सोनगिरी, उसके बाद से रत्नागिरी। रत्नागिरी पश्चिम वाले क्षेत्र में था। ठीक है, और यहाँ पे उदयगिरी और वैभारगिरी आप लोग देख सकते हैं पूरब साइड में, बाकी उत्तर और दक्षिण। तो इसमें क्या किया कि जहाँ से 5 जो पर्वत होते थे तो उन्हीं में से जो उससे राजगीर में आने का जो रास्ता होता था उसको भी क्या किया किलेबंदी करा दिया ताकि कोई भी बाह्य आक्रमण राजा नहीं कर सके। यानी सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये 5 पहाड़ी अहम भूमिका निभाते थे मगध के साम्राज्य के राजधानी को सुरक्षा देने में। तो ये अजातशत्रु के बारे में कुछ विशेष बातें थी जो आपको याद करना ज़रूरी हो जाता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इसके बाद हम लोग देखेंगे हर्यक वंश के तीसरे शासक उदयन के बारे में, जो बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु आता है और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन आता है मगध साम्राज्य में और गद्दी पे बैठता है। यानी इतिहास ये क्या हो रहा है, दोहरा रहा है अपने आप को। यानी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया और उदयन ने अपने पिता की हत्या किया अजातशत्रु। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये जो हर्यक वंशी जो जितने भी शासक हैं ये पितृहंता के रूप में आ रहे हैं। तो हम लोग उदयन के बारे में देखते हैं। तो उदयन के बारे में सबसे जो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि उदयन ने ये गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित किया था और इसको राजधानी के रूप में इसको बनाया, इसलिए कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से संबंधित यहाँ बिजनेस करने के पर्पज़ से बहुत ही ये नगर उस टाइम विकसित थी और ये बहुत ही अच्छा नगर था बिजनेस के पर्पज़ से। तो इसलिए यहाँ पे उसको लगा कि नहीं, अब राजगीर से वहाँ से राजधानी हटा करके और पाटलिपुत्रा करना चाहिए। और उसके बाद से ये अंततः क्या करता है, पाटलिपुत्रा को राजधानी के रूप में, मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में ये यहाँ पे बसाता है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अजातशत्रु के बाद उदयन मगध के सिंहासन में बैठा। इसने सोन और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुम नगर, पाटलिपुत्र को ही बोलते हैं, कुसुम नगर की स्थापना करता है। मगध साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को बसाता है। उदयन की हत्या एक व्यक्ति ने छुरा घोंप कर दी। ऐसा कहा जाता है कि इसी के सैनिक जो सेनापति थे, ठीक है, तो उसी को छुरा घोंप कर हत्या कर दिया। उदयन के बाद इसके तीनों पुत्रों ने बारी बारी से शासन किया। ठीक है। उदयन के जो 3 पुत्र थे उसने बारी बारी से शासन किया। ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जिसमें ये सबसे अंतिम शासक नागदशक होता है। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। उसके बाद पुराणों अथवा महाकोश में नागदशक का एक नाम दर्शक मिलता है। यानी नागदशक को और एक नाम से हम लोग जानते हैं, दर्शक। बाद में जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य मतलब मंत्री सेनापति को राजा बनाया और यहीं से शिशुनाग वंश की स्थापना यानी शुरू होता है। यानी शिशुनाग जो सेनापति था वो शिशुनाग वंश की नींव रखता है और वहीं संस्थापक भी बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।